हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो हमने सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड सारे इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लिए आफ्टर दिस क्वेश्चन। सो वी आर डन विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर के बाद हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका काम बस इतना ही है, ये सारे के सारे लेक्चर्स को कीप ऑन रिवाइजिंग, सारे सम्स को फिर से रिसॉल्व करो। अगेन बीआरएस इज अ टेक्निकल टॉपिक, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अगर आपको इस टॉपिक में फुल स्कोर करना है, राइट। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। चलो, तो लेट्स जंप ऑन रीडिंग द क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या कहा है, ऑन 31 मार्च 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर राजीव शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6,300। सो पासबुक में देर इज अ क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में देर इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो हमें उस क्रेडिट बैलेंस को कन्वर्ट करना है, वेदर इट इज अ बैंक बैलेंस या वेदर इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसके लिए फिर से मैंने नोट लिखी थी, उसे सामने निकालो। तो उस नोट में हमने कहा था कि अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो वो नॉर्मल बैलेंस है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट है, एंड पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो नॉर्मल बैलेंस है। तो अभी राजीव के पासबुक में देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस जो मैच कर रहा है हमारे चौथे स्टेटमेंट के साथ, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मींस आई विल गो विद द फोर्थ स्टेटमेंट की पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एंड इस पॉइंट को मैं साइड में नोट करके लिख रहा हूं एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 6,300। जब हम बीआरएस का स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। तो व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर? तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, राइट। आगे उन्होंने आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए होंगे, उन्हें समझने के लिए या उन्हें एनालाइज करने के लिए मैं आपके सामने कैश बुक एंड पासबुक का रफ फॉर्मेट रख रहा हूँ, राइट। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे डेबिट है या क्रेडिट है मार्क करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें उन्होंने कहा है चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 85,000 ऑन 25 मार्च 2018 बट check of 60,000 was only cleared by bank before 31st March 2018। तो इस महीने में आपने टोटल 85,000 रुपीज के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया। तो इट इज नथिंग बट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने 85,000 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, 85,000 में से 60,000 के चेक क्लियर हो गए। 31 मार्च से पहले आउट ऑफ 85,000 60,000 के चेक क्लियर हो गए। तो माय क्वेश्चन इज कितने रुपए के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं? तो अभी भी 25,000 रुपीज के चेक क्लियर नहीं हुए। आउट ऑफ 85 60 के चेक क्लियर हो गए, तो 25,000 के चेक अभी भी बाकी है। तो 25,000 के चेक हमने बैंक में जमा किए, लेकिन इस 25,000 रुपीज के पैसे या 25,000 के चेक अभी भी क्लियर होके उनके पैसे हमारे बैंक खाते में जमा नहीं हुए। तो इस 25,000 को मैं सिंपली हमारे लैंग्वेज में कहूंगा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, राइट। तो इसकी एंट्री कहां पर है उस पर हम डिस्कशन करते। तो मैंने 25,000 के चेक बैंक में जमा किए। तो जब मैं बैंक में जमा करूंगा तो एज अ बिजनेसमैन आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। ऑन विच साइड आई विल रिकॉर्ड इट, ऑन द रिसिप्ट साइड, क्योंकि मैं बैंक में चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तो उसका पैसा बैंक में आएगा। तो इट इज रिसिप्ट फॉर बैंक, यस और नो। तो ये कैश बुक के रिसिप्ट में मैंने रिकॉर्ड किया, बट इनका पैसा अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, मतलब इसकी एंट्री पासबुक में नहीं है, क्योंकि 25,000 के चेक अभी भी बैंक ने क्लियर करके हमारे अकाउंट में जमा नहीं किए। तो इसकी कोई भी एंट्री पासबुक में नहीं है। तो इसकी एंट्री सिर्फ है कहां पर, तो इसकी एंट्री केवल कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। तो कैश बुक का रिसिप्ट इज ए डेबिट, तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन बन गया डेबिट, एज सिंपल एज दैट। तो जो मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इज डेबिट एज पर द एनालिसिस। ये क्लियर है। दूसरा ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है आउट ऑफ चेक 58,500 इशूड, right? Out of check issued 58,500, checks of 48,500 were not presented for payment before 31st March 2018। तो यहाँ पर उन्होंने वेरी क्लियर लिखा है कि आपने टोटल 58,500 के चेक इशू किए, उसमें से 48,500 का अभी तक बैंक में प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, मतलब 48,500 के चेक अभी तक बैंक तक नहीं पहुंचे। तो मैं अपने बीआरएस में 48,500 को ही इंक्लूड करूंगा कि अभी तक 48,500 के चेक हमारे बैंक तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए। मैंने टोटल 58,500 के चेक इशू किए, जिसमें से 48,500 के चेक बैंक तक नहीं पहुंचे। तो मुझे वही चाहिए ना कि बैंक तक कितने रुपए के चेक नहीं पहुंचे, तो बैंक तक 48,500 के चेक नहीं पहुंचे।
पहुंचे तो मैं अपने BRS में 48,500 को इंक्लूड करूंगा। मैं 58,500 को कैंसिल कर रहा हूँ, वो हमारे BRS का हिस्सा नहीं बनेगा, राइट। अब बस मुझे इतना ही सोचना है कि ये 48,500 की एंट्री कहाँ पर है। तो ये 48,500 के चेक हमने क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो इशू करने पर एज अ बिजनेसमैन मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में। कैश बुक में कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट की तरफ, क्योंकि मैं चेक इशू कर रहा हूँ, यस और नो। अब ये जो चेक इशू किए हैं 48,500 के, इनका अभी तक पेमेंट बैंक से हुआ है क्या, नहीं, मतलब इसकी कोई भी एंट्री पासबुक में नहीं है, क्योंकि पासबुक से उनका पेमेंट नहीं हुआ, बैंक से उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो बस उसकी एंट्री कहाँ पर है, चेक इशू करने पर मैंने उसे कैश बुक के पेमेंट में रिकॉर्ड किया है। तो बस चेक करो कैश बुक का पेमेंट इज व्हाट, कैश बुक का पेमेंट इज क्रेडिट। तो मेरे लिए दूसरा ट्रांजैक्शन बन गया क्रेडिट। तो माय सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट। सिंपल, ये भी सिंपल, ये ऑलरेडी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं वो, बिल ऑफ एक्सचेंज ₹4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर ऑन 30th March 2018, इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 5th April 2018। अगेन फिर से ये वही ट्रांजैक्शन है जिस पर मैंने इनिशियली डिस्कशन किया था और मैंने कहा था इन तीन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करो, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर है, एंड जो डिसऑनर है वो 31 मार्च, जिसका पीरियड का हम BRS बना रहे हैं उससे पहले हो रहा है, तो इट इज ऑन 30th March, यस और नो। हाँ, डिसऑनर हुआ उसका इंटीमेशन में 5th April को मिला, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग 5th April को क्या हुआ। जो डिसऑनर है वो 31 मार्च से पहले है क्या, आंसर इज यस। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं डायरेक्टली मार्क करूंगा एज डेबिट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड है एंड अगर वो डिसऑनर होता है बिफोर द डेट ऑफ योर BRS, हम BRS बना रहे 31 मार्च का, डिसऑनर की डेट भी 31 मार्च से पहले की है, तो ये हमारे लिए डेबिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि डिसऑनर पर बैंक आपके खाते से पैसा निकालेगी, तो बैंक उसे पासबुक के पेमेंट में रिकॉर्ड करेगी, विच इज डेबिट, राइट। तो मैंने आपको कहा था सिंपली से लर्न करो कि बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर इज ऑलवेज डेबिट। तो मेरे लिए तीसरा ट्रांजैक्शन इज डेबिट, राइट। तीसरे के बाद चौथा क्या कहा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹820 अपीयर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। क्या कह रहे हैं, बैंक ने आपको 820 रुपये इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया, आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट ट्वाइस, 2 बार डबल एंट्री कर दी। आपको इंटरेस्ट तो मिला, किसने दिया, बैंक ने दिया, तो बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी, बैंक उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। कौन सी तरफ रिकॉर्ड किया होगा, रिसिप्ट की तरफ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रिसिप्ट की तरफ उन्होंने कितना लिखा होगा, 820। बैंक ने तो 820 आपके खाते में जमा किए, तो बैंक ने पासबुक के रिसिप्ट में उसे रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस इज हाउ द एंट्री फॉर इंटरेस्ट इज अपीयरिंग इन अ पासबुक। आपने इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड किया, तो देयर इज एंट्री इन कैश बुक ऑल्सो ऑन विच साइड, बट ऑब्वियस आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपने कैश बुक के रिसिप्ट में लिखा, लेकिन आपने 820 2 बार लिखा। सो पासबुक की इंटरेस्ट की एंट्री 820 एक ही बार है, बट गलती से कैश बुक में आपने 820 2 बार लिखा, 2 टाइम्स लिखा। तो जो एक बार 820 पासबुक में भी है एंड कैश बुक में भी है, उन्हें मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि वो मैच हो रहे हैं, 820 एक मैच हो रहा है। एक्स्ट्रा 820 कहां पर है, तो कैश बुक के रिसिप्ट में देयर इज एक्स्ट्रा 820, तो आई हैव टू जस्ट चेक कि जो एक्स्ट्रा 820 की एंट्री है वो कैश बुक के कौन सी तरफ है, तो वो कैश बुक के डेबिट की तरफ है। तो मेरे लिए चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया डेबिट। तो माय फोर्थ ट्रांजैक्शन इज डेबिट की कहां पर मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है, तो मैंने कैश बुक के रिसिप्ट्स में 820 ज्यादा रिकॉर्ड किया है। मुझे 820 एक ही बार रिकॉर्ड करना था, मैंने 820 2 बार रिकॉर्ड किया, तो जो एक्स्ट्रा 820 है दैट इज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मेरे लिए 820 डेबिट बनेगा मेरा चौथा ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? फिर पांचवा उन्होंने कहा है कि पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट, तो इट इज ओवरकास्ट, तो हमें वही चाहिए कि क्या ओवरकास्ट है। तो उन्होंने कहा है कि पासबुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, पासबुक का डेबिट इज ओवरकास्ट। तो मेरे लिए पांचवा ट्रांजैक्शन इज डेबिट, और कुछ डिस्कशन इसके ऊपर जरूरत नहीं है। तो इज वेरी क्लियर, पासबुक का डेबिट इज एक्स्ट्रा, पासबुक का डेबिट इज ओवरकास्ट, तो डेबिट इज ओवरकास्ट, तो मेरी पांचवी ट्रांजैक्शन इज डेबिट, राइट। फिर सिक्स्थ उन्होंने क्या कहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश ₹4,250 डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन वाज नॉट येट कलेक्टेड, द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इस क्वेश्चन को या इस एंट्री को ध्यान से समझते हैं, मैं क्या कह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दे दो। वो कह रहे चेक मिला, आकाश से मिला 4,250, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, राइट, इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, एंड अभी तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब चेक मैंने बैंक में जमा किया,
राइट। आकाश ने चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन इस चेक के पैसे बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं, तो इस चेक की एंट्री पासबुक में होगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, राइट, बट उसके पैसे अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, सो पासबुक में इसकी एंट्री नहीं है, राइट। तो अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन पर उन्होंने कहा है आपको चेक मिला, आपने उसे एंटर किया इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या कह रहे हैं वो कि आपने चेक लिया, उसे बैंक में जमा किया, अभी तक इस चेक के पैसे अकाउंट में जमा नहीं हुए, ठीक है, अकाउंट में इसके पैसे जमा नहीं हुए, मतलब देयर इज नो एंट्री इन पासबुक, ये क्लियर है। बट मैंने उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया होगा, यस मैंने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट इन रॉन्ग कॉलम। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया? कैश कॉलम। क्या कह रहे हैं? द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब उसे हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जो मेरी 6th ट्रांजैक्शन है वो पासबुक में तो है ही नहीं, साथ ही साथ वो कैश बुक में है बट गलत कॉलम में है। तो यहाँ पर जो हम कैश बुक का फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा बना रहे हैं ये बैंक कॉलम के लिए, दिस इज कैश बुक का बैंक कॉलम है कि बैंक में पैसे आए या बैंक से गए, ना कि कैश में पैसे आए ना और गए। सो सिंपली जब मुझे चेक मिला तो मुझे उसे कैश बुक के रिसिप्ट में बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, मैंने उसे कैश बुक के रिसिप्ट में कैश कॉलम में लिखा, तो सिंपली ये जो ट्रांजैक्शन है ये पासबुक में तो है ही नहीं, साथ ही साथ उस कैश बुक में भी नहीं है, कैश बुक में है बट इन रॉन्ग कॉलम, तो हमारे एनालिसिस में वो फिट ही नहीं होता, हमारे एनालिसिस में वो बैंक कॉलम में रिकॉर्डेड है। क्या? आंसर इज नो। तो चेक आने की एंट्री मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखी है, मतलब ये वाली एंट्री ना कैश बुक में दिख रही है ना पासबुक में दिख रही है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंट्री दोनों बुक्स में भी नहीं है, तो जो छठा ट्रांजैक्शन है विल नॉट फॉर्म एज माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंड उसे मैं अपने बीआरएस के स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करूंगा, इसलिए मैं उस पर क्रॉस मार्क लगा रहा हूं कि इसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कब बनता है? जब ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। ये वाली तो ट्रांजैक्शन पासबुक में भी नहीं है एंड कैश बुक में भी नहीं है, कैश बुक में है बट इन रॉन्ग कॉलम, जो हमारा कॉलम है उसमें नहीं है। सो मैं 6th ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर रहा हूं एंड 7th ट्रांजैक्शन पर जंप कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है अ बिल पेएबल अमाउंटिंग टू ₹8,700 पेड बाय बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वेरी सिंपल, आपका एक बिल का पेमेंट था, बिल पेएबल था, बिल का पैसा देना था, तो उस बिल का पैसा बैंक ने पे कर दिया, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में नहीं की है। तो बैंक ने पे किया लेकिन आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप उसे रिकॉर्ड कहाँ करते? कैश बुक में, तो आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट बैंक ने उसका पेमेंट किया है, तो बैंक जब पे करेगी तो बैंक उसे इमीडिएटली कहाँ रिकॉर्ड करेगी? तो बैंक उसे रिकॉर्ड करेगी पासबुक में। ये और नो, मतलब जो मेरा 7वां ट्रांजैक्शन है बिल का पेमेंट जो बैंक ने किया वो बैंक ने ऑलरेडी पासबुक में रिकॉर्ड किया है। कौन सी तरफ रिकॉर्ड किया होगा? बट ऑब्वियस पेमेंट की तरफ, क्योंकि बैंक आपका बिल का पैसा पे कर रही है, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक पेमेंट। बस चेक करो पासबुक का पेमेंट इज व्हाट? डेबिट। तो मेरा 7वां ट्रांजैक्शन बना डेबिट। इज दिस क्लियर? तो माय 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट। अब 7th के बाद 8वां और आखिरी ट्रांजैक्शन, ये भी सिंपल है। मिस्टर आदित्य आर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 17,000 इनटू आवर अकाउंट थ्रू एनईएफटी, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, राइट, इसका एंट्री हमारे पास कैश बुक में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो इसका एंट्री, पैसा आने की एंट्री, कहाँ पर पैसे आए? बैंक में आए, तो बैंक में पैसा आने की एंट्री बैंक कहाँ करेगी? बैंक उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी, सो इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक। यस और नो? तो आपके कस्टमर ने जो पैसे बैंक अकाउंट में जमा किए, इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक। ऑन विच साइड? ऑन रिसिप्ट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है, तो पैसा आने की एंट्री पासबुक के रिसिप्ट में है। आप बस चेक करो, पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट। तो मेरे लिए 8वां ट्रांजैक्शन बन गया क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पर हमारा 8वां ट्रांजैक्शन का भी एनालिसिस हो गया। तो 8वें ट्रांजैक्शन के बाद ये हमारा टोटल एनालिसिस है, ट्रांजैक्शन 1 से लेकर ट्रांजैक्शन 8। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज 25,000 डेबिट, सेकंड इज 48,500 क्रेडिट, थर्ड इज डेबिट, फोर्थ इज डेबिट, फिफ्थ इज डेबिट, सिक्स्थ को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बन रहा है, सेवेंथ इज डेबिट एंड 8 इज क्रेडिट।
राइट। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल BRS दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग दिस 4 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या कहता है, ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो फटाफट हम आते हैं ऑन अ फ्रेश पेज में, फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं ऊपर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजीव, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड दिस इज माय फॉर्मेट। तो मेरा फॉर्मेट रेडी है, राइट। अब दूसरा स्टेप कहता है सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त शुरुआत में साइड में नोट डाउन करके रखा था, जो कि है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसको मैं उठा रहा हूँ, स्टेटमेंट में कॉपी कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 6300। तो ये भी आ गया, ये सॉर्ट नो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फिर स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास 4 फॉर्मूलेज है, उसमें से एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले इस प्रकार है, राइट। पहला फॉर्मूला क्या है, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा फॉर्मूला इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तीसरा फॉर्मूला इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चौथा इज इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन में देखो हमने क्या लिया, स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैच कर रहा है विद फॉर्मूला नंबर 2 दैट इज इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एड डेबिट माइनस क्रेडिट। सो आई विल गो विद एड डेबिट माइनस क्रेडिट एज माय फॉर्मूला, नथिंग बट डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैं ऐड करूंगा, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैं सबट्रैक्ट करूंगा एंड मुझे अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो फॉर्मूला मिल गया। अब अगला स्टेप क्या है, सिंपल BRS बनाओ, प्रिपेयर BRS, राइट, जिसके लिए मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, खुद से स्टेटमेंट बनाओ, राइट। जो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उन्हें ऐड करो, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट करो, क्या आंसर आ रहा है वो चेक करो, उसके हिसाब से उसे आंसर को नाम दे दो, आइदर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट। चलो तो पॉज द वीडियो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो तो फटाफट देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। आपका अगर आंसर आ गया है तो लेट्स चेक, राइट। तो सम को सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले को साइड में लिख रहा हूँ कि ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट, राइट। तो फॉर्मूले के पहले हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ऐड डेबिट, एंड मैं अपने स्टेटमेंट में भी लिख रहा हूँ ऐड, राइट। ये मेरा पहला हिस्सा है कि मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं। अब डेबिट के कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है मेरे पास, तो डेबिट के मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। देयर आर 5 डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, एक एक करके मैं उठा के BRS स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने 25,000 रुपीज़ के चेक बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, जिसका कलेक्शन अभी तक बैंक में नहीं हुआ है, या सिंपली हमारे लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो मैं अपने लैंग्वेज में या जो अभी तक हम लिख रहे थे उसी प्रकार से लिखूंगा। तो मैं BRS के स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 25,000। यू कैन राइट चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक या नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक, कुछ भी चलेगा रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, कि मैंने चेक डिपॉजिट किया या मैंने चेक कलेक्शन के लिए भेजे, बैंक ने अभी तक उन्हें कलेक्ट नहीं किया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक या चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक ₹25,000, दोनों स्टेटमेंट वैलिड है, राइट। फिर डेबिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसमें ने कहा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर ₹4,000, तो उसका स्टेटमेंट भी मैं वही लिखूंगा। मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं है, कितनी, ₹4,000। ये भी सिंपल है। फिर डेबिट का तीसरा जिसमें मैंने कहा कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अपीयर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो मेरा स्टेटमेंट भी उसी प्रकार में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक ₹820। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मैंने उसे 2 बार गलती से कैश बुक में लिख दिया। तो ये मेरा डेबिट का तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ। फिर डेबिट का चौथा डिफरेंस है सिंपल, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज स्टेटमेंट उठा के नीचे लिखो पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट ₹200। पासबुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट ₹200। एंड अब फाइनली डेबिट का लास्ट 5वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसमें ने कहा है कि बैंक ने आपके बिल का पेमेंट किया जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट सिंपली लिख रहा हूँ बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,700।
सिंपल। तो यहाँ पर मेरे डेबिट के 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गए, बस उनका टोटल मुझे आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो 25,000 प्लस 4,000 प्लस 820 प्लस 200 प्लस 8,700 इज 38,720। तो डेबिट के जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है सारे डेबिट मिला के 38,720 है, जो कि रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है 6,300 प्लस 38,720, मेरा सब टोटल आ रहा है 45,020। सो आफ्टर एडिंग ऑल द डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस टोटल आ रहा है 45,020, राइट। अब फॉर्मूले के हिसाब से मैंने डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड किए। अब फॉर्मूला कहता है लेस क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस, कि मुझे लेस यानी कि क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सबट्रैक्ट यानी कि लेस करने हैं। एंड अब क्वेश्चन में चेक करो कि हमारे पास क्रेडिट के कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। तो वी कैन सी देयर ओनली 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 7। ये दो ही हमारे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। इन एक एक करके मैं अपने स्टेटमेंट में लिखूंगा, विद स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्रेडिट, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने चेक इशू किया था लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे कितने के चेक है, 48,500। तो उसका सिंपल स्टेटमेंट मैं अपने BRS में लिख रहा हूं कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 48,500, कि मैंने चेक इशू किया लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हो सका। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये क्रेडिट का पहला स्टेटमेंट है। अब क्रेडिट का दूसरा स्टेटमेंट ने कहा है मिस्टर आदित्य आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 17,000 इनटू आवर अकाउंट व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल है, आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा किए जिसकी कोई भी एंट्री आपके पास कैश बुक में नहीं है। तो मेरा स्टेटमेंट भी सिंपल बनेगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹17,000। या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चॉइस इज योर्स। कितना, 17,000। तो यहाँ पर मेरे क्रेडिट के भी दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए। अब बस मुझे करना क्या है, इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो 48,500 प्लस 17,000 इज 65,500। तो जो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है 65,500। रूल के हिसाब से मुझे लेस क्रेडिट यानी कि क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सब टोटल से सबट्रैक्ट करना है। तो सब टोटल देखो 45,020 है एंड क्रेडिट की टोटल है 65,500, यानी कि हम छोटी अमाउंट 45,000 में से 65,500 बड़ी अमाउंट सबट्रैक्ट करेंगे तो मुझे आंसर मिल रहा है -20,480। क्या आंसर मिल रहा है, माइनस नेगेटिव। तो नेगेटिव है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेगेटिव में जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूं। आपको अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन अगर आएगी तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया था BRS विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। तो अब बैंक बैलेंस से शुरुआत किया था बट बैंक बैलेंस वेंट इनटू नेगेटिव, तो इस नेगेटिव बैलेंस को मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया और उसकी जगह मैंने लिख लिया बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब ये जो 20,480 नेगेटिव है यानी कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट। बट एज पर व्हाट, तो मैंने शुरुआत की थी एज पर पासबुक, तो ये जो फाइनल आंसर है ये एज पर क्या होगा, कैश बुक। तो मैं लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। 20,480 इज आवर फाइनल आंसर एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहां पर हमारा सॉल्व एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ हमारा BRS चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर खत्म हुआ। इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, राइट। बट आपका काम है कीप ऑन रिवाइजिंग राइट फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज का चैप्टर से लेके अभी तक हमने जितना पढ़ा है सबको रिवाइज करो। हमने सारे सम्स का सोल्यूशन डिस्कस किया है इन दिस वीडियो लेक्चर्स। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर एंड उन्हें क्लियर करो, राइट। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।